है, नंबर कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ में और क्या फैक्ट है इनके पीछे। काफी ऐसे एप्लीकेशंस भी आते हैं जो मतलब कि ये दावा करते हैं कि आपकी हम जनरल रीडिंग वगैरह करके देंगे, मतलब रीडिंग करके देंगे, सॉरी। एंड उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा मतलब स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं। फिर भी हैंडल कर लेते हो, पता चल ट्राई किया तो नहीं जॉब मिल सकती है या आप बिजनेस कर सकते हो, या फिर अगर अभी मार्केट खराब चल रही है तो आप एक वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, ठीक है कि अभी शायद मिलने में टाइम लगेगा। बट जो रिलेशनशिप होते हैं, जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं, आई थिंक 1500 रुपीज दिए थे, आई कुड बी रॉन्ग अबाउट द हम्म। अमाउंट। ऐसे ही कुछ अमाउंट दिया था उसने एक हीलर को कि मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, एंड दैट हीलर क्लेम कि मैं आपको हीलिंग भेजूंगी और आपकी हीलिंग करूंगी, आपकी एंग्जाइटी उससे कम हो जाएगी। एंड उसने पैसे लिए उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और आप देख रहे हैं जेवी टॉक शो। आज का टॉपिक है टैरो कार्ड्स एंड न्यूमरोलॉजी। आज के जो गेस्ट है उनका नाम है प्रेरणा कश्यप खत्री, बेहतरीन एक्सपर्ट। फिर से मैं कहना चाहूँगा बेहतरीन पर्सन भी, जिन्होंने आज के टाइम पे स्टैंड लिया है और सच बताया है और एक ऐसे विज्ञान के साथ हमें जोड़ा है जिसके बारे में आपको काफ़ी मिथ मिल जाएंगे। आपने हमारे देश में काफ़ी बाबा लोग देखे होंगे, मैं ओपनली बोलना चाहूँगा, जो आपको झूठ बोल के काफ़ी कुछ सेल करते हैं। तो हमें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा पाए। तो प्रेरणा कश्यप मैम ने रियलिटी में बेहतरीन समझाया है और बेहतरीन चीज़ें इस फील्ड के बारे में हमें बताई हैं। टैरो कार्ड पहले तो मैं बता देता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो मैं इसके बारे में आपको वीडियो जब आप देखोगे तभी समझ पाओगे। अभी के लिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, लास्ट में एक मैसेज है, उस मैसेज को प्लीज़ देख के जाना। फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक्स के साथ ही हम जुड़ के इस सीरीज़ को समझ पाएंगे। तो मैं बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था मैंने काफी चीजें आपके बारे में जानी। और एक कॉन्सेप्ट मुझे भी पता लगा, एक ऐसी साइंस में ही कहूंगा मैं, क्योंकि आई एम बेसिकली फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे एक साइंस ही लगती है। तो ये प्रॉपर फील्ड में आप कैसे आए फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या पहला स्टेप था इस फील्ड में आने का। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई रियली होप द पॉडकास्ट गोज वेल। एंड टॉकिंग अबाउट माय जर्नी, ये 2019 में स्टार्ट हुई थी। मेरी जो मम्मी है वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहती थी, तो वो एक ऐसी न्यूमरोलॉजी की उनको वर्कशॉप मिली, तो उन्होंने सोचा कि वो जाएंगी। एक लॉन्ग वीकेंड था वो, 15, 16, 17 अगस्त, आई स्टिल रिमेम्बर। और वो जा नहीं पाई, बट उन्होंने एक फीस दे रखी थी, सो शी सेड व्हाई डोंट यू गो। और मुझे हमेशा से साइकोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ी है साइकोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी का घर में हमेशा से मेरे बहुत शौक रहा है, मेरे पापा को बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो जब मेरी मम्मी नहीं जा पाई और मैं गई, तो मुझे अच्छी लगी वो वर्कशॉप, इट वाज इंटरेस्टिंग। बट तब मैं, आई वाज वर्किंग एट दैट पॉइंट, तो मैंने बस अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की ऐसे ही थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी और लोशो ग्रिड सीखी थी, वो प्रैक्टिस करनी शुरू की। इट वाज अ वेरी बेसिक कोर्स, मुझे मजा आने लग गया। फिर मैंने दिसंबर में प्रॉपरली टैरो करना शुरू किया, और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तब से मैंने टैरो, फिर न्यूमरोलॉजी भी मैंने प्रॉपर कोर्सेज किए, मैंने रून्स सीखे, और भी बहुत सारी मोडालिटीज सीखी। बट मैं ये तीन प्रैक्टिस करती हूँ सबसे ज्यादा। मैम बेसिकली मैं ये जानना चाहूंगा कि डिफरेंस क्या रहता है तीनों चीजों में, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में एंड न्यूमरोलॉजी में। क्या बेसिक सिंपल सा डिफरेंस है। एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस नहीं करती, बट मुझे आइडिया है। एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली अ स्नैपशॉट ऑफ द स्काई एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, की प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी जिस मोमेंट पे आप पैदा हुए थे। न्यूमरोलॉजी आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके फुल नेम से हम आपकी प्रिडिक्शंस करते हैं, आपकी लाइफ डिकोड करने की कोशिश करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं कि आपका पर्पस क्या है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इट्स नॉट एज डीप,
but it's pretty much there, close to astrology. टैरो में हमारे 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें 22 मेजर आर्कानास होते हैं, बाकी सारे हमारे माइनर आर्कानास होते हैं। तो उसके बेसिस पे हम आपको गाइडेंस देते हैं। टैरो इज नॉट एज प्रिडिक्टिव और एज एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, बट हाँ, अगर एक रीडर बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्पिरिचुअल है और कनेक्टेड है विद द यूनिवर्स, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। टैरो में ही एक और ब्रांच होती है जिसको ऑरिकल कार्ड्स कहते हैं, जो मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो वो मल्टीपल होते हैं, आई थिंक दुनिया में कुछ 1000-2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिकल कार्ड्स होंगे। And they give us guidance, and the answers are very beautiful that we get from them. और फिर मैं रून्स भी करती हूँ, जो बहुत ही एंशियंट डिविनेशन टूल है। वो सिंबल्स होते हैं, बेसिकली क्रिस्टल्स के ऊपर या फिर स्टोन्स के ऊपर सिंबल्स ड्रॉ किए होते हैं, और वो वाइकिंग्स ट्रेडिशंस के सिंबल हैं, बहुत ही एंशियंट, और उनके बेसिस पे हम आपको गाइडेंस देते हैं। तो उनके जो आंसर्स निकलते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड होते हैं। मतलब मेरी फेवरेट मोडालिटी है टैरो, न्यूमरोलॉजी और रून्स में से। आई लव डूइंग रून्स। ओके मैम। तो मैम ये जैसे कार्ड्स थे, तो बेसिकली ये कार्ड्स आपको बेसिकली मिले कहाँ से थे? मतलब आप जब स्टार्टिंग में भी मेरे हिसाब से ये ओरेकल कार्ड्स कहाँ से आपको मिलते हैं, या फिर कोई आपको जैसे गिफ्ट करता है, या फिर जहाँ से आपके गुरुजी थे या जिससे सीखा था उन्होंने दिए थे? कैसे मिलते कैसे हैं कार्ड्स वगैरह? तो जो टैरो कार्ड्स हैं वो भी अमेजोन पे मिल जाएंगे आपको। टैरो का आपको कोर्स करना चाहिए आइडियली, सीखने से मतलब प्रैक्टिस करने से पहले यू शुड डू अ कोर्स। ऑरिकल कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि हर ऑरिकल कार्ड अलग होता है, उसके ऊपर मैसेजेस लिखे होते हैं, इजियर टू डीकोड। वो आपकी रीडिंग्स को बस इनहेंस करते हैं, और वो भी अमेजोन से मिल जाते हैं। और जैसे आपने गिफ्ट की बात की, तो ऐसे कोई टीचर ने मेरी गिफ्ट तो नहीं दिए थे मुझे, आई बॉट इट फ्रॉम अमेजोन, बट ऐसा कहा जाता है कि टैरो कार्ड्स या ऑरिकल कार्ड्स आपको गिफ्ट में मिले तो ये बहुत लकी कंसिडर किए जाते हैं, एंड इट्स समथिंग यू शुड परस्यू। ओके। वो तो मैम जैसे मुझे रून्स गिफ्ट मिले थे, मेरे पास रून सेट नहीं था, मुझे वो गिफ्ट मिले थे, और उसके बाद ही मैंने सीखना शुरू किया। ओके। तो मैम बेसिकली ये आपकी एक तरह की एनर्जी और कनेक्टिविटी है यूनिवर्स से, जिससे कि आप किसी के बारे में बता सकते हो। तो मैम मैं और इस चीज में थोड़ा सा डीप जाना चाहूंगा, और मैं जानना चाहूंगा कि बेसिकली जब आप लोग आपके पास आते हैं, ठीक है, तो लोगों की बहुत मिसकंसेप्शंस रहती हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ रीड किया किसी के बारे में, एंड वो 100% चल रहे हैं कि ये प्रॉपर सही होगा। क्या कभी कभी आपकी जो रीडिंग्स होती है वो गलत भी हो जाती है? क्योंकि काफी टाइम मैंने ऑनलाइन भी जब देखता हूँ, तो वो कहते हैं इट्स ए जनरल रीडिंग, मतलब नॉर्मल हम रीड करते हैं, कभी कभी आपका हम गलत भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा केस भी आता है इन चीजों में? देखो, जब मैं आपकी रीडिंग करूंगी तो वो पर्सनल रीडिंग होगी। जो आप इंटरनेट पे देखते हो वो 1000 लोग देख रहे हैं, तो 1000 लोगों की लाइफ में तो सेम चीज नहीं हो रही होगी। वो एक कंटेंट पीस की तरह डालते हैं उसको। और ओके। जनरल रीडिंग्स कई बार एक्यूरेट इसलिए भी होती हैं बिकॉज कलेक्टिव होते हैं ना, सबकी एनर्जीज अलग अलग होती हैं, बट फिर भी हम ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे अच्छा एक ग्रुप है, उसकी एनर्जी आजकल थोड़ी लो चल रही है, एक ग्रुप है थोड़ी उनको काम में शायद दिक्कत आ रही होगी, तो वो आप उस बस कलेक्टिव से रिलेट कर पाते हो, उस कलेक्टिव रीडिंग से। मैं ये रीडिंग्स नहीं डालती बिकॉज आई फील पर्सनल रीडिंग्स आर मच बेटर। मेरे को जनरल रीडिंग्स करना पसंद नहीं, क्योंकि वो 1-to-1 कनेक्शन होता है। वो आपकी जो प्रॉपर प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे हम आपको उसमें गाइड करते हैं। ओके। जनरल रीडिंग का तो क्या है, बस स्क्रॉल करते करते दिख गई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम। एंड मैम अब न्यूमरोलॉजी जो होती है, जैसे नंबर है, नंबर कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ में, और क्या फैक्ट है इनके पीछे? हाँ, गाड़ी लेते हैं, घर खरीदते हैं, फोन भी कई बार लोग पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन सा नंबर बेटर है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो हम्म। फर्क तो बहुत पड़ता है उस चीज से। जैसे मेरे पास एक पॉइंट पे 2 नंबर्स थे, उनमें से एक को मैं कभी यूज ही नहीं करती थी, और दूसरे वाले पे मैं हमेशा ही आई वॉज वेरी एक्टिव इन रिप्लाइंग। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, आई रियलाइज कि उनमें से एक का नंबर 5 है, विच इज द नंबर फॉर कम्युनिकेशन, और मैं उसी नंबर को ज्यादा यूज करती थी। और जो दूसरा फोन था उसका नंबर 4 था, विच इज अ वेरी
रिस्ट्रेन्ड नंबर, वो थोड़ा अपने में रहते हैं, सीधी बात नो बकवास टाइप ऑफ अ नंबर। तो हम्म उसको मैं यूज ही नहीं करती थी। मतलब हम्म उससे ऐसे तक कट टू कट कभी बात हुई किसी से तो हुई। एंड देन हम्म आई रियलाइज, तो हर चीज की एक एनर्जी होती है। जैसे आई एम अ नंबर 7 एंड माई लाइफ पाथ इज 8, ठीक है। हम्म तो 7 की पर्सनैलिटी ही बहुत डीपली स्पिरिचुअल होती है, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होती है, बहुत रिसर्च माइंडेड होती है। सो गिवन द फील्ड दैट आई एम इन, द नंबर 7 इज डेफिनेटली अफेक्टिंग मी समवेयर। ऐसे ओके। ही डे टू डे लाइफ में, जैसे आपका हमारा न्यूमरोलॉजी में एक पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, चैलेंज नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम्म हर साल की हमारी जो एनर्जी होगी वो एक अलग होगी। जैसे किसी का अगर पर्सनल नंबर 2 है तो उस साल शायद ज्यादा इमोशनल होंगे। हम्म किसी का 7 है तो उस साल वो अपने अपने में रहना पसंद करेंगे, शायद ये बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। 6 है तो कई बार उनकी शादी भी हो जाती है पर्सनल 6 ईयर में, देखा है हमने। सो एनर्जीज ऐसे अफेक्ट करती हैं। और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से नहीं, इंटरनेट पे लोग सिर्फ दिखा देते हैं भाग्यांक, मूलांक, और लोगों को लगता है कि सिर्फ यही हम्म न्यूमरोलॉजी है। हम्म बट जैसे मैंने अभी, हम आपका भी चार्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो मैंने पूरा बनाया, मुझे कुछ 7-8 मिनट, क्योंकि अब मुझे इतने सालों से प्रैक्टिस हो गई है तो हम्म टाइम नहीं लगता उतना मुझे बनाने में चार्ट। पर हाँ, उसके अंदर हम आपके 4 चैलेंज नंबर्स निकलते हैं, पिनाकल नंबर्स निकलते हैं, कार्मिक लेसन नंबर्स निकलते हैं, आपके नाम से इतनी सारी चीजें निकलती हैं उसमें। ओके। तो मतलब बेसिकली एक ये प्रॉपर साइंस है। एंड मैं अपने ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ तो है इस चीज में, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि बेसिकली मैम हम साइंस से आते हैं ना। साइंस स्टूडेंट्स का ये रहता है कि यार फैक्ट ढूंढने हैं, तो ये मतलब एक ऐसी साइंस है जिसको इतना ज्यादा लोगों ने स्टडी नहीं किया मेरे हिसाब से। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन लेना शुरू करेंगे तो हमें काफी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो मैम टैरो में जो जैसे कार्ड्स होते हैं, डेक्स होते हैं, ठीक है मैम। अब आपके जो क्लाइंट्स हैं, बेसिकली क्लाइंट्स आते हैं, तो बेसिकली उनके मेन क्वेश्चंस क्या रहते हैं, और क्या आजकल लोग ज्यादा जानना चाहते हैं एज एन क्लाइंट, और क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है किसी की आपने हेल्प की हो कार्ड से, उनकी हेल्प हुई हो, तो वो जरूर शेयर करें हमारे साथ। तो लोग सबसे ज्यादा रिलेशनशिप के बारे में ही पूछने आते हैं। हम्म क्योंकि करियर में अगर सेटबैक आता है तो आप इवेंचुअली फिर भी हैंडल कर लेते हो, पता अच्छा ट्राई किया तो नई जॉब मिल सकती है, या आप बिजनेस कर सकते हो, या फिर अगर अभी मार्केट खराब चल रही है तो आप एक वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, ठीक है कि अभी शायद मिलने में टाइम लगेगा। बट जो रिलेशनशिप होते हैं, जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं, उसके सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, बिकॉज सबको जानना है कि ये इंसान हमारे लिए सही है कि नहीं है, हमें कब कोई मिलेगा लाइफ में। सबने, आई थिंक एवरीबडी हैज ग्रोन अप वाचिंग शाहरुख खान मूवीज, तो वो माइंड में रोमांस ही भरा हुआ है सबके मुझे लगता है, तो सब ये पूछने के लिए जरूर आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही रिलेशनशिप के बारे में होते हैं, क्योंकि आजकल डिवोर्स रेट भी इतना बढ़ गया है, शादियां इतनी ऊपर नीचे हो रहे हैं सब कुछ, तो सवाल सबसे ज्यादा यही होते हैं। एंड मैम मैं हाँ टोकना सॉरी प्लीज। चाहूंगा, जो बेसिकली काफी ऐसे एप्लीकेशंस भी आते हैं जो मतलब कि ये दावा करते हैं कि आपकी हम जनरल रीडिंग वगैरह करके देंगे, मतलब रीडिंग करके देंगे, सॉरी। एंड उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा मतलब स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं। तो उस पे भी मैं जानना चाहूंगा कि उन स्कैम्स में लोगों को आपका क्या रहता है जब आपको क्लाइंट कहता है कि यार मेरे साथ ये हुआ था और मैंने ये चीज फेस आउट की थी, तो उसमें आपको ये सुनने को मिलता है एज एन क्लाइंट स्टोरीज में। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी डाली थी, क्योंकि अभी मेरी क्लाइंट के साथ हुआ, वो कॉलेज में पढ़ती है। तो हम्म उसने किसी हीलर को आई थिंक 1500 रुपीज दिए थे, आई कुड बी रॉन्ग अबाउट द हम्म अमाउंट। ऐसे ही कुछ अमाउंट दिया था उसने एक हीलर को कि मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, एंड दैट हीलर क्लेम कि मैं आपको हीलिंग्स भेजूंगी और आपकी हीलिंग करूंगी, आपकी एंग्जाइटी उससे कम हो जाएगी। एंड उसने पैसे लिए, उसके बाद वो गायब। उसने अलग अलग नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, हर जगह से ब्लॉक कर दिया उसको। और उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी थे, आई थिंक 80,000 90,000 फॉलोअर्स थे उस हीलर के। तो हम्म उसके बावजूद भी लोग ऐसे स्कैम्स कर रहे हैं आजकल। और सिर्फ इसी में नहीं कि हम आपकी हीलिंग्स करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, हीलिंग्स करेंगे तो आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे,
आई एम श्योर हीलिंग से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा, बट वो बहुत टेम्परेरी है, क्योंकि आपको असली मेहनत अपने ऊपर खुद ही करनी है। अगर आपकी एंजाइटी है तो आपको एक थेरेपिस्ट, एक टैरो रीडर के पास जा रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, बिकॉज हमारे यहाँ पे फिर भी थेरेपी का उतना ओपननेस नहीं है जितना अगर कोई प्रॉब्लम हुई लाइफ में, इंसान बहुत परेशान है, तो हम्म, पहले पत्री दिखाने ही जाते हैं इंडिया में मोस्टली किसी पंडित जी के पास। तो वो भी आपको उपाय बता देंगे, बट जो साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअली आप ही अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो ये चीज मुझे एक लगती है, हाँ, स्पिरिचुअल जो हम्म, कम्युनिटी है उसमें ये सब काफी गलत हो रहा है। तो आपको डेफिनेटली इट्स बेटर अगर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको पता चले किसी के बारे में, क्योंकि टचवुड मेरे जितने क्लाइंट्स हैं हम्म, सब वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही आए हैं। ओके। 90% ऑफ द क्लाइंट्स, यस। हम्म, क्योंकि हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग फेक रिव्यूज डाल देते हैं अपने। हम्म, इट्स more of a money making machine for a lot of people now, but अच्छे लोग भी हैं, so it's okay। हर या इंडस्ट्री में है ये सब। मैम, ये बात आप सही कह रहे हो। एंड मैम, अब आप प्लीज वो स्टोरी भी हमें कोई बताएं जिससे कि किसी की लाइफ चेंज हुई हो, टैरो से या फिर आपकी रिकमेंडेशन से। ओके, सो मेरा पर्पस हमेशा यही रहता है। सिंस 2021, मैंने 2019 एंड में शुरू किया था, दिसंबर में ये। बट 2021 में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जब से मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, रीडिंग्स के थ्रू भी आई हैव टू कनेक्ट पीपल टू द डिविनिटी विद इन, जो हम सबके अंदर एक वो सच्चित आनंद वाली फीलिंग है ना, सच्चित आनंद वाली, उससे कनेक्ट करना है लोगों को। हम्म, तो एक मेरी क्लाइंट थी, वो बहुत रेजिस्टेंट थी, कह रही मैं तो बिल्कुल नहीं मानती भगवान में, मैं तो आज तक मंदिर भी नहीं जाती, मैं तो दिवाली पे भी हम्म, पूजा नहीं करती जब घर पे हो रही होती है। बट आई सेड यू आर गोइंग टू बिकम वेरी स्पिरिचुअल एज अ पर्सन, आई कैन टेल यू दिस। फिर ओके फाइन। और उसकी रीडिंग्स कहीं ना कहीं एक्यूरेट हो रही थी, तो उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि हाँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं इनके पास आ सकती हूँ। और धीरे धीरे करके वो इतनी ज्यादा डिवोटेड हो चुकी है कि उसने इतने सारे ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, और वो शिव जी पे ही भरोसा करती है, मतलब वो रीडिंग्स के लिए कम आती है मेरे हम्म, पास, क्योंकि वो इतनी ज्यादा खुद ही कनेक्टेड हो चुकी है कि उसको पता है कि अच्छा हाँ, अभी ये हो रहा है तो मुझे ऐसे करना है, शिव जी मुझे यहाँ ऐसे गाइडेंस दे रहे हैं, कि खुद ही थोड़ी देर ध्यान में बैठ के उसको जवाब मिलने लग जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इवेंचुअली लोगों को इतना आप सेल्फ रिलायंट बना दो स्पिरिचुअली कि वो आपके पास कमी है। ओके। तो आई थिंक वो स्टोरी सुन के मुझे हमेशा बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर भी कि वाह। मैम, आपकी जो थिंकिंग है बहुत बढ़िया है, और ये मैं अपने ऑडियंस से भी कहूंगा कि आपको काफी लोग मिलेंगे जो आपको ये कह देंगे कि आपकी जॉब लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारा स्कैम्स होते हैं इस स्ट्रीम में। बट द थिंग इज दैट अगर आप फॉलो करते हो एक ऐसे जनरल पर्सन को, तो वो आपको एज एन मनी मेकिंग मशीन नहीं देखेगा, वो आपको एज एन प्रॉपर आपकी हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई आई एम कॉन्टेक्टेड टू मैम। तो ये पूरी, हाँ। तो मैम, काफी कुछ जानने को मुझे मिल चुका है, और मेरी ऑडियंस भी काफी कुछ जान चुकी है आपके बारे में एंड अबाउट योर थिंकिंग। अब अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, न्यूमरोलॉजी कैसे बंदे की जैसे अफेक्ट कर सकती है एज एन कैरियर। तो कैरियर में अगर किसी को अपने नंबर्स को, किन नंबर्स से वो अपनी ग्रो कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स आप दे पाओ। देखो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी वजह से आप ग्रो कर सकते हो, सारे नंबर्स ही बहुत अच्छे होते हैं और सब में अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है। हम्म, आवर जॉब एज न्यूमरोलॉजिस्ट इज टू हेल्प यू ब्लूम एज यू आर। आपके जो नंबर्स हैं उनके हिसाब से आप कैसे ग्रो कर सकते हो लाइफ में। तो हम्म, लेट्स से, जैसे आपका एग्जांपल ही ले लें इसमें, दे सकते हो आप। है ना। हाँ, हाँ जी। तो जैसे अगर हम आपका एग्जांपल लें नंबर्स के हिसाब से, हम्म, आपका बर्थडे 6 को है और जो आपका टोटल बनता है वो 7 है। तो हम्म, जो 7 जो आपका टोटल बनता है ना डेट ऑफ बर्थ का, वो हमारा लाइफ पाथ होता है, वो बेसिकली हमारा पर्पस होता है कि हम को इस लाइफ में करना क्या है, नॉट जस्ट करियर फाइनेंसेस, हम्म, करना क्या है, पर्पस क्या है। सो हम्म, फॉर यू इट इज गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल, रिसर्च ओरिएंटेड। तो अगर आपको लाइफ में, अगर आपको अपने इस पॉडकास्ट को भी ग्रो करना है, हम्म, तो आपको स्पिरिचुअल कंटेंट ज्यादा डालना चाहिए, रिसर्च बेस्ड कंटेंट ज्यादा डालना चाहिए। आपकी लाइफ में उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज
नॉट डूइंग टैरो न्यूमरोलॉजी। उससे पहले मैं काफी चीजें ट्राई कर चुकी थी, नथिंग वाज वर्किंग आउट, और मुझे वो काम करके खुशी भी नहीं मिलती थी क्योंकि वो मेरा पर्पस ही नहीं था। हम्म। तो जब हम अपने पर्पस के साथ आते हैं तो वो ग्रोथ अपने आप आ जाती है लाइफ में, वो अपने पर्पस से जुड़ जाती है। तो न्यूमरोलॉजी का पर्पस है आपको आपके पर्पस से जोड़ना। ओके। यस। तो मैम अभी मेरे बारे में अगर एक किसी बात। का लाइफ पाथ 1 है तो हम्म। वो कोई नॉर्मल जॉब नहीं कर सकता, उसको अंदर से राजा ही बनना है। ओके। तो ये मतलब है, मतलब ऐसा साइंस में है, एंड दैट्स वाई हाँ हाँ। मेरा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। एंड मैम अब आपने मेरे बारे में भी मैंने भेजा था, तो मैं ये पूछना चाहूंगा इस पॉडकास्ट एंड जो कैरियर पाथ मैंने चुन रखा है रिसर्च बेस्ड, एंड मैं कुछ न्यू एंड फ्रेश करना चाह रहा हूँ। तो आपके हिसाब से आपके कार्ड्स क्या कहते हैं इसके रिलेटेड? हम कार्ड्स को खोलते हैं, अभी चार्ट तो आपका बनाया हुआ था। और आपका पर्सनल ईयर इस साल जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो हम्म। है 8, सैटर्न का ईयर। कार्मिक लेसन नंबर भी है वो आपका। तो इस साल आपको ऐसा लगेगा कि काम तो हो रहे हैं पर बहुत स्लो हो रहे हैं। जैसे हमारे पॉडकास्ट भी पहले 2 हफ्ते पहले शूट होना था हम्म। बट नहीं हो पा रहा था। हम्म। तो ऐसे ही होगा इस साल कि काम होंगे पर चींटी की तरह रेंग रेंग के काम होंगे आपको। तो आपको इस साल अपने साथ बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। ओके। तो जो यस। मुझ में सबसे कमी है मैम ने वही सजेस्ट किया है। आई एंड थिंक वो पेशेंस की कमी हम सब में ही है बहुत, क्योंकि हम सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की इतनी आदत है ना। हम्म। सामान चाहिए, ब्लिंकिट करो, फटाफट आ गया। हमें हर चीज फटाफट मिलने की आदत हो चुकी है अब। तो हम्म। मैं देखती हूँ आपका इस साल की। पहले मैं देखती हूँ आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आएंगे इस साल, उसके बाद हम थोड़ी सी प्रिडिक्शन करेंगे कौन सी हम्म। एनर्जीज आपको हेल्प करती है। बट आर यू स्पिरिचुअल एज अ पर्सन और या यू आर? बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा। ये लास्ट 2-3 साल में और ज्यादा हुआ होगा आपके साथ। हाँ, ये मतलब इन द सेंस है कुछ, अब मैं बिलीव कर रहा हूँ क्योंकि जो आप बात बोल रहे हो 3 साल से मतलब पहले नहीं था इतना। हाँ बट या हुआ है मेरे हाँ, साथ। बिकॉज आपके लास्ट 3 साल काफी इंपॉर्टेंट होंगे। पर्सनल ईयर 5 में आपका कोई मेजर चेंज आया होगा होपफुली लाइफ में। 6 एंड 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, क्योंकि जो भी हमारा बर्थ डेट होता है और लाइफ पाथ होता है वो नंबर्स हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो अगर आपके पर्सनल ईयर में एक्टिव हो गए, पर्सनल मंथ में एक्टिव हो गए, उस महीने कुछ बड़ा होता है। वो बड़ा अच्छा होता है या बुरा वो मैं कार्ड से देख के बताती हूँ। क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं होती। जैसे मैं भी अपने पर्सनल ईयर 7 में मैं बहुत स्पिरिचुअल हुई, बट उससे कुछ 10 साल पहले आई वाज डायग्नोस्ड विद लाइक एन आई कंडीशन। वो भी पर्सनल ईयर 7 था। तो साल इंपॉर्टेंट था, बट कुछ अच्छा होता है या तो कुछ पूरा। बुरा हो सकता है। बट समथिंग बिग लाइफ चेंजिंग हैपेंस इन दैट ईयर। आपको महादेव अच्छे लगते हैं क्या? अरे ब्रो ये मैम, मैम आप कैसे पहचान रहे हो ये चीजें? मेरा सबसे ज्यादा महादेव से ही कनेक्शन है, एंड रियलिटी में आपने कैसे गैस कर लिया? मैं तो डालता भी नहीं हूँ ऑनलाइन। बस देखा। आई थिंक एक जो आप ये पॉडकास्ट अपना क्रिएट कर रहे हो उसको करते रहो, दैट्स अ ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू। कि ठीक है, इस साल चीजें में भी आप एक्सपेक्ट कर रही होगी कि अच्छा ये पॉडकास्ट 6 महीने में इतने सब्सक्राइबर्स हो जाए। वो शायद 6 की जगह 7 या 8 महीने में काम होगा जो आप करना चाह रहे हो, जिस लेवल पे अचीव करना चाह रहे हो। बट यहाँ ब्लेसिंग क्रिएशन की है आपके पास, तो आपको क्रिएट करना छोड़ना नहीं है। एंड इसको कोई भी आइडिया है माइंड में अच्छा कि इसको आज अलग बैकग्राउंड से शूट करते हैं, म्यूजिक कुछ और डालते हैं, कुछ कोई भी क्रिएटिव आइडिया है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना। दिस इज ईयर यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। और इस साल आपको अपनी लगेगा कि स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए, ठीक है ना, पैसे कमाते रहेंगे जो भी है देखी जाएगी। यहाँ हम बहुत ही मटेरियल हो गए और हम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोच रहे हैं। नहीं, नहीं चलेगा। दोनों का एक बहुत अच्छा सा संतुलन बना के चलना है आपको, क्योंकि आपका दोनों ही तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहेगी इस साल। ये नहीं कि एक ही तरफ रहेगी। आपको कुछ सीखने का भी मन है इस साल, पढ़ने का। और आपके घर वालों में से भी आपकी शादी के भी पीछे पड़ा है अभी भी।
घर वाले तो मेरे बहुत पड़े हैं पीछे। हाँ, आई वुड सजेस्ट इस साल तो नहीं करनी चाहिए आपको, बेस्ड ऑन द कार्ड्स एंड द नंबर्स। हम्म। अगले साल अगले सोच साल। सकते हैं आप, अगले साल या उसके अगले साल, ये 2 साल में आपकी चांसेस बन जाएंगे। बट हाँ, इस साल गाइडेंस यही है कि अगर आपको जैसे हम्म। फ्रेश आइडियाज चाहिए, हम्म। या लग रहा है थोड़ा क्रिएटिव ब्लॉक फील हो रहा है, आप एक्सपैंड करना चाहते हो अपने करियर में, और तो एक तो ट्रैवल करो, और कोशिश करना कि अकेले ट्रैवल करना। हम्म। मतलब जो 6 महीने जो बचे, 1-2 बारी कहीं अकेले ट्रैवल करना, और कोशिश करना कहीं आसपास पानी हो, लेक हो, रिवर हो, सी हो, ओशन, कुछ भी, बट पानी होना चाहिए आसपास। दूसरा, जिद पे मत अड़ना किसी भी चीज की, अपनी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्लियर रखना, हम्म। कि अगर किसी को कुछ बोला है, उस टाइम पे आपने करना है। कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, जो बात मन में है वही जुबान पे होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। एंड अलग रह के काम करना है इस साल। थोड़ा सा ऐसा है कि करियर पे ही अपने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, दोस्तों के साथ ये नहीं है कि हम एंजॉय कर रहे हैं या अच्छा ठीक है बाद में कर लेंगे। अगर सोचे कि आज इतने से इतने बजे बैठ के एडिट करना है तो करना है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगेन सैटर्न का ईयर है, एंड यहाँ जो एक कार्ड है वो भी हमारा, अगर आप देखो तो ये अलग से बैठ के कहीं काम कर रहा है, दुनियादारी से छोड़ के अपनी क्राफ्ट के ऊपर मेहनत कर रहा है। तो आपको इस साल अपनी क्राफ्ट पे बहुत मेहनत करनी है, कि अपने पॉडकास्ट को आप और कैसे बेटर बना सकते हो, थंबनेल और कैसे अच्छे बना सकते हो, इसको कैसे बेटर प्रमोट कर सकते हो, सब अलग रह के। क्योंकि सक्सेस अगर हमें बहुत अच्छी लाइफ में चाहिए, तो कुछ टाइम के लिए हमें थोड़ा दुनिया छोड़नी पड़ती है, अपने में रहना पड़ता है, टू मास्टर हम्म। our craft. But overall, not a bad year. ओके। तो Yes. मुझे काफी चीजें आपने शॉक कर दी जो आपने बताया है, वो एक्चुअली मैं कर भी रहा हूँ काफी चीजें। तो या मैं अब इस फील्ड में थोड़ा सा और इंटरेस्ट लूंगा, जानूंगा इस फील्ड के बारे में। एंड मैम, जैसे अब आपने मुझसे फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया कि आपकी मदर इस स्ट्रीम के लिए बहुत ज्यादा वो थे कि उन्हें जाना था, सीखना था ये। एंड अब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है आप जब आप ये कैरियर परस्यू कर रहे हो? नहीं, वो तो बहुत खुश है, काफी सपोर्टिव है। मतलब टचवुड, आई बिलोंग टू अ फैमिली जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो मुझे उस वे में सपोर्ट काफी। तो मैं तो अब मैं इस स्टडी के बारे में मैं जानूंगा। ये टैरो की जो स्टडी होती है, बेसिकली मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है, तो मैं एक बेसिक पूछना चाहूंगा। जब आप पढ़ भी रहे थे या इसे स्टडी कर रहे थे, तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस स्टडी के बारे में आपको क्या लगते हैं? टैरो के बारे में या फिर न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आपको भी लगता है कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ये चीज भी है इसमें? तो जब मैंने सीखनी शुरू की थी, जब मैंने वो फर्स्ट एक छोटी सी न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप अटेंड की थी, तो उसमें हमें हमारा पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सिखाया, कि इस साल की जो एनर्जी होगी आपकी वो कैसी रहेगी। तो मेरा वो पर्सनल ईयर 5 था, और पर्सनल ईयर 5 में ना हमेशा आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आता ही आता है। और मैं वहां बैठे बैठे बोल रही हूँ, इससे अनएक्सपेक्टेड तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, कि मैं जो इतना मानती नहीं थी एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, मतलब इंटरेस्टिंग लगता था सुनना, अच्छा कोई आपके बारे में बता रहे, सबको ही मजा आता है ना, अच्छा आपके बारे में ये है वो है। तो वो सुनने में कई बार मजा आता था, क्योंकि घर में 1-2 बार एस्ट्रोलॉजर्स आ रखे हैं, और 2007 में मेरी एक डिस्टेंट रिलेटिव है, उन्होंने टैरो रीडिंग सीखी थी। कॉलेज में भी हमारे आते थे टैरो रीडर्स कॉलेज फेस्ट पे। तो ऐसे 2-3-4 बारी चीजें ऐसे ट्राई की होंगी, बट मैं कोई बहुत फर्म बिलीवर नहीं थी। और उसी साल जिसमें आपके अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, उसी साल में मैं टैरो रीडर बन गई, न्यूमरोलॉजी भी कर ली मैंने। तो वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। जैसे मेरा भाई है, वो थोड़ा मतलब जिद्दी लगता है मुझे, वो मैंने कहा यार ये इंसान को कन्विंस करना आसान नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो उसके नंबर्स देखे, तो वो जो सर बता रहे थे वो एकदम सही था, कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है। तो मैं भी काफी ऐसे शॉक्ड हो गई थी कि ये चीज इतनी एक्यूरेट कैसे है किसी की पर्सनालिटी प्रिडिक्ट करने में, कि उनके इंटरेस्ट क्या है प्रिडिक्ट करने में। तो हाँ, जैसे टैरो भी मुझे लगता था कि ठीक है, मैं ऑनलाइन वीडियोस देखती थी, तब इंडिया में लोग उतनी नहीं डालते थे, यूएस बेस्ड यूट्यूबर्स काफी डालते थे
पिक अ कार्ड एंड वी विल टेल यू कि आपका अप्रैल का महीना कैसे जाएगा। तो मुझे वो रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टिंग लगता था, और फिर जब मैंने खुद करनी बैठी और मैं किसी को उनके बारे में बता रही थी कि इस कार्ड का मतलब ये है, तो आपके साथ ये हो रहा होगा, कहती हाँ। मतलब स्ट्रेंज है कि 78 कार्ड्स आपने स्प्रेड किए और उनमें से उसके लिए एक ही कार्ड निकला और उसकी सिचुएशन वही चल रही है। तो ये चीज मुझे अभी भी कई बार सरप्राइज कर देती है। और जब मैं पूरी रीडिंग खत्म कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं ऑरिकल रीडिंग देती हूँ अपने क्लाइंट्स को एक। हम्म। एंड मतलब मुझे सबसे ज्यादा खुशी ही रीडिंग को खत्म करने में लगता है, क्योंकि जो जो हमने टैरो से उसके बारे में अब तक गाइड किया, उसको उसके बारे में प्रिडिक्ट किया, सेम गाइडेंस आपकी ऑरिकल से निकल के आ रही होती है, सेम मैसेजेस लिखे होते हैं ऑरिकल के ऊपर। सो हाउ ब्यूटिफुली द एनर्जीज कनेक्ट एंड कम टुगेदर, इट्स अमेजिंग। तो ये चीज तो है, ये आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी किया। मैम मैम, तो मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे। आप अभी बच्चों को भी, मतलब स्टूडेंट्स भी आपके हैं काफी, तो आप कैसे पढ़ाते हो इसके लिए, और कैसे लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए, आप बताएं थोड़ा सा। मैं ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ, जूम पे या गूगल मीट पे क्लासेस लेती हूँ। हम्म। एंड इसके कोई ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, एनीबडी कैन ज्वाइन इन। हम्म। एंड मेरा कोर्स आपको सिर्फ मैं ये मतलब नहीं सिखाती कि अच्छा इस कार्ड का ये मतलब है, आई विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू टैकल क्लाइंट्स प्रॉपरली, हाउ टू बी अ गुड रीडर एंड एथिकल रीडर, क्योंकि एथिकल रीडर्स की कमी बहुत है। टैरो रीडर्स तो बहुत सारे हैं बट एथिकल रीडर्स बहुत है, लोगों को डरा देते हैं। हम्म। आपका काम एज अ हीलर लोगों को डराना नहीं है। सो अगर आपको कनेक्ट करना है फॉर रीडिंग तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर अ क्लास अगर आपको सीखना है तो। ओके। एंड मैम, बेसिकली जब स्टूडेंट सीखते हैं तो स्टेजेस क्या रहती हैं इस चीज को सीखने के लिए? मतलब कुछ तो होता होगा क्राइटेरिया कि ये हम यहाँ पे पहले ये सिखाते हैं, फिर इस पार्ट में हम बताते हैं, तो इसमें क्या स्टेजेस रहती हैं एज एन स्टूडेंट? इसमें जो कोर्स है वो ऐसे मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइडेड है, एक ही कोर्स। तो हम्म। पहले क्लास में तो यू नो हाउ टू बी अ गुड रीडर, हाउ टू बी एन एथिकल हीलर। उसके बाद हम आते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री पे टैरो की। फिर मैं सिखाती हूँ मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, और जब मैं थोड़ा सा मेजर आर्काना सिखा देती हूँ यू नो, तो मैं साथ साथ रीडिंग की प्रैक्टिस आपको करानी शुरू कर देती हूँ। अच्छा हमने एक सेक्शन टैरो का कर लिया है, तो हम साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमने जैसे माइनर आर्काना भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स एंड कप्स। हम्म। तो अगर हमने कप्स कर लिया विद मेजर आर्काना तो मेजर आर्काना प्लस कप्स की प्रैक्टिस। तो साथ साथ प्रैक्टिस बहुत कराती हूँ मैं, और उसके बाद लास्ट में हम स्प्रेड्स करते हैं, थोड़ी सी रेमेडीज बताती हूँ सिंपल सी, जो आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हो। और बाकी ऐसे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बट हाँ आई ऑलवेज से अगर आपको एक अच्छा टैरो रीडर बनना है तो आपके अंदर एक लेवल ऑफ प्योरिटी होनी चाहिए, छल नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि अच्छा मैं तो ये सिर्फ मजे के लिए कर रही हूँ, कुछ भी बोल दो क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं। एंड यू शुड ऑल्सो, अ गुड हीलर इज समवन हु इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन देयर ओन हीलिंग। अगर आप अपनी हीलिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों को कभी अच्छा आंसर नहीं दे सकते। ओके मैम। वो एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैम, इसमें बुक्स जो होती हैं, बुक्स वगैरह क्या रहती हैं इसमें, इस फील्ड में कुछ तो बुक्स? अगर आपको देखो, क्योंकि मैं सिर्फ टैरो सिखाती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी और रून्स नहीं सिखाती अभी, तो अगर आपको टैरो सीखना है तो टैरो की मैं बुक भी साथ में देती हूँ, एक मैनुअल देती हूँ बेसिक। तो मतलब ये प्रॉपरली एक सेट ऑफ कोर्स आप ऑफर करते हो स्टूडेंट्स के लिए? एंड मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा, अगर कोई इंटरेस्टेड है इस चीज में तो मैम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शंस में इसके प्रॉपर लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड मैम, अब बात आती है इस फील्ड की ओरिजिन, तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, लेकिन इंडियन एंड बाहर जो चल रहा है कल्चर, क्योंकि बाहर ज्यादा मैंने देखी थी वीडियोस, तो ये क्या से ओरिजिन हुआ है, क्या इसकी हिस्ट्री है, थोड़ा सा हमें ब्रीफिंग कर दीजिए आप। मैंने एक बुक में, आई थिंक अब तक मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं टैरो की, उनमें से सिर्फ एक ही बुक में मैंने पढ़ा है कि इसका ओरिजिन इंडिया से ही है, टैरो का भी। बाकी बुक्स तो कहती है कि पार्ट्स ऑफ यूरोप, यू नो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप से ये
इकट्ठे किए गए हैं। एंड जो टैरो मेन बना, इससे पहले इसको एज अ सेंचुरीज अगो ये प्लेइंग कार्ड्स की तरह इटली में यूज होते थे। फिर ब्रिटेन में इसको बनाया गया आर्थर वेट एंड पमेला कोलमैन। उन्होंने पमेला कोलमैन ने इसकी डिजाइन की है टैरो कार्ड्स को, एंड आर्थर वेट ने इसको पूरा स्ट्रक्चर दिया, मतलब निकाले उन कार्ड्स के। सो दिस वाज इन द यूके। तो इसका जो टैरो कार्ड्स जो हम आज पढ़ते हैं, इनका जो ओरिजिन है वो यूके से है। ओके, तो या जो इमेजरी है सब कुछ। बाकी अब ऑरिकल कार्ड्स का तो ओरिजिन मतलब कोई भी बना सकते हैं ऑरिकल कार्ड्स तो अपने, और बहुत लोगों ने बनाए हैं। तो मैम इंडिया काफी से भी बहुत ऑरिकल कार्ड्स गए हैं हमारे। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि ये जो साइंस है जो आप लोगों को बता रहे हो, या ये प्रॉपर नॉलेज आप लोगों को गिव कर रहे हो, आपके पास 2 मिनट है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए कि अगर आप हम लोगों के नॉर्मल पीपल्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है और हमें आपकी तरफ रीच आउट करना है, कैसे हम आपके पास पहुंच सकते हैं, एंड क्या वो चैनल्स हैं, और क्या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहोगे लास्ट में? अगर आपको मेरे से रीडिंग कराने के लिए आना है तो जतिन डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल देंगे मेरे हम्म। इंस्टाग्राम के, तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हो। जब मैं रीडिंग करती हूँ किसी की तो मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों साथ में करती हूँ, अलग से ऑफर नहीं करती मैं ये। आप जब मेरे पास आओगे तो मैं आपसे आपका फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ लूंगी, और आपकी कॉल से पहले आपका चार्ट बना के रखूंगी, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ में भी अभी प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद कई लोग सीधा क्वेश्चंस पे पहुंच जाते हैं अपने, बहुत कट टू कट, तो वो भी पॉसिबल है। अदरवाइज कई होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस एक जनरल गाइडेंस चाहिए होती है कि हम लाइफ में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें आगे और क्या करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ बेटर हो सके। और अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो प्लीज ये चीज याद रखना, मैं ऐसे उल्टे सीधे सवालों के जवाब नहीं देती कभी भी कि क्या मेरा एक्स मेरी लाइफ में वापस आएगा, अगर मुझे उसको किसी से दूर करना है तो मैं कैसे करूं। ये सब चीजों की ना मैं जवाब देती हूँ, ना ही मैं इनकी कोई रेमेडी बताती हूँ। अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो प्लीज कम विद दिस पर्सपेक्टिव कि हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है, हमें एक बेटर, एक कॉन्शियस इंसान बनना है। देन ओनली कम टू मी, आई वुड सजेस्ट। एंड मेरा कोशिश यही रहती है कि जो एक बार ही आ जाए वो सेम प्रॉब्लम के लिए वापस ना आए। सो आई डू गिव माई बेस्ट। और मैं भी यही कहूंगा, मैम बहुत बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं किसी बंदे को ढूंढ के या किसी बंदे के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ तो वो मोस्टली कुछ तो अपनी जिंदगी में बढ़िया कर रहा होगा। तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि जब मैं इनका इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर रहा था तो मैं बहुत मिनट मिनट चीजें नोटिस कर रहा था ये क्या कर रहे हैं, एंड जो इन्होंने बीच में रीडिंग्स भी की है ना 2-3, वो एक्चुअली मेरी लाइफ में हो रही हैं, एंड इट्स शॉकिंग फॉर मी आल्सो, क्योंकि मैं इन चीजों में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता था। बट या मैं भी कभी ना कभी आपके साथ फिर कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगा कि मेरी लाइफ के लिए नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। तो ये हाँ थैंक प्लीज, डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं किसी को डराती नहीं हूँ। दैट्स यू। आई थिंक दैट्स माय प्लस पॉइंट। जो मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि अगर कुछ खराब बात भी है, नेगेटिव बात भी, तो आप उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करते हो, क्योंकि हमें लोगों को डराना नहीं है, लोग ऑलरेडी इतने परेशान हैं। तो अगर कोई आपके पास आया है तो उसको सिर्फ तसल्ली देके नहीं कि हाँ ठीक है ना, हो जाएगा सबसे, क्योंकि इवेंचुअली सब ठीक हो जाता है, पर हाँ एक प्रॉपर गाइडेंस देके कि आप उसको ठीक खुद कैसे कर सकते हो उस चीज को। ठीक है मैम, थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो, एंड आपके जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे भी और मेरी ऑडियंस को भी। एंड मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोगों की हेल्प करते रहो जैसे आप करते हैं, एंड काफी लोग की लाइफ ब्यूटीफुली चेंज करते रहो। Oh, thank you so much. It was lovely being here and looking forward to guiding you and your audience and looking forward to another podcast. वो तो होगी मैम, डेफिनेटली, क्योंकि मेरे मन में बहुत से क्वेश्चंस रह गए थे, बट या टाइम लिमिट थी तो इसके रिगार्डिंग क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली हम जल्दी एक और करेंगे। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बेहतरीन सपोर्टर हो
और इसी के साथ मैं अब नेक्स्ट एपिसोड के इनसाइट्स दे देता हूँ। पहले तो हमने काफ़ी ऐसे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जिसमें हमें काफ़ी डिफरेंट साइंसेस के बारे में जानकारी हुई है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें जानकारी होगी एक ऐसे पर्सन के बारे में जो किताबों को प्यार करता है, किताबों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इसी चीज़ पे मैं ये एपिसोड के इनसाइट छोड़ रहा हूँ, तो आपको ये पता लग गया कि नेक्स्ट एपिसोड बुक्स पे आ रहा है, तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। द मोर एंड मोर वाला कॉन्सेप्ट अपने मन में रख के चलिए। जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतना ही मेरे लिए काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती हैं। और ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी डिफ़िकल्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एंड वो मैं आपको नहीं शेयर कर पाता कई चीज़ें। बिहाइंड द कैमरा हम बहुत चीज़ें फेस कर रहा हूँ मैं, तो मैं वो चीज़ें आपके सामने नहीं लाऊंगा, बट ऑन कैमरा मैं कहूँगा सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट, इट्स अबाउट द रियलिटी। और अगर आप रियलिटी, सच में रियलिटी देखना चाह रहे हो, तो कुछ एपिसोड्स और भी हैं जो मैंने प्लान कर रखे हैं, लेकिन यार मेरे मन में भी फियर है, आई कांट ब्रिंग दैम ऑन द इंटरनेट राइट नाउ। तो उस फियर को आप सब्सक्राइबर वाले गेम्स के साथ ही कम कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है एपिसोड्स बनाते हुए। और मैं जो टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने हायर लेवल के हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, और अब के लिए और प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आता रहूँगा हर मंडे न्यू एपिसोड्स के साथ। एंड JB टॉक शो, हैव द करेज।